नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी से। लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसे चेहरे, एक ऐसा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी में एक बड़े चेहरे के तौर पर तो देखे ही जाते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे तौर पर बहुत ही सम्मान उनका करते हैं मोदी जी। और उनके जन्मदिन पर यानी लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ना सिर्फ उनसे मुलाकात तक करने जाते हैं बल्कि कई उपहार भी उन्होंने दिए। और आज एक रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं। लाल कृष्ण आडवाणी की इससे जुड़ी वो एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपने अभी तक ना तो देखी होगी ना सुनी होगी। जी हाँ, कैसे एक बम धमाका होता है और उसके बाद पूरी तस्वीर ही पलट जाती है, जिसके बाद जो आडवाणी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था। क्या था वो बड़ा फैसला और कैसे एक ही रात में लाल कृष्ण आडवाणी की पूरी किस्मत ही पलट जाती है और रातों रात बड़ा फैसला वो ले लेते हैं। देखिए, भाजपा के संस्थापक सदस्य आडवाणी भारत में हिंदुत्व पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे रहे। राम मंदिर आंदोलन से लेकर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने तक आडवाणी ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। शायद कम लोगों को पता होगा कि आडवाणी के दिल में कराची बसता है। ना इसे पाकिस्तान सोचकर मत देखिए। कराची उनकी जन्म स्थली है और जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी श्लोक के तहत उन्हें भी कराची से विशेष लगाव रहा है। आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। एंड्रयू व्हाइटेड को 1997 में दिए गए एक इंटरव्यू में आडवाणी ने कराची के अपने दिनों को याद करते हुए कई दिलचस्प बातें बताई थी। इंटरव्यू में पहले ही सवाल यही था कि क्या आपके दिल में कराची के लिए विशेष लगाव है। आडवाणी ने कहा, बहुत ज़्यादा। आखिर मेरा जन्म कराची में हुआ। मैंने वहीं पर स्कूली पढ़ाई पूरी की। कुछ साल कॉलेज भी गया था। जब मैंने कराची छोड़ा था तब मैं 19 साल का था। आडवाणी उस इंटरव्यू में बताते हैं कि सिंध प्रोविंस हुआ करता था, तब उसकी आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। कुल 43 लाख आबादी में से वहाँ 13 लाख हिंदू थे, शायद 30 लाख मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू आबादी ज़्यादातर शहरों और कस्बों में थी। उस समय कराची की आबादी 3 से 4 लाख हुआ करती थी। आज के हिसाब से तब यह एक छोटा सा शहर था। आडवाणी के ज़्यादातर दोस्त हिंदू थे, कुछ ईसाई, पारसी और यहूदी भी थे। उनके स्कूल का नाम सेंट पैट्रिक हाई स्कूल था। उसमें बहुत कम मुस्लिम पढ़ा करते थे। एक सवाल के जवाब में आडवाणी कहते हैं कि हालात अब बिल्कुल अलग हैं। यह देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। कुछ साल पहले एक सर्वे में पता चला था कि कराची दुनिया के 10 सबसे गंदे शहरों में से एक है। मैं चौंक गया था। 1978 में मुझे कुछ दिनों के लिए कराची जाने का मौका मिला था। उस समय मैं मोरारजी भाई की सरकार में शामिल था। उस समय जहाँ भी मैं गया था उतनी गंदगी नहीं थी। खास बात यह है कि मेरे बचपन के दिनों में कराची सबसे साफ शहरों में हुआ करता था। बंटवारे के समय के हालात का जिक्र करते हुए आडवाणी इस इंटरव्यू में कहते हैं कि 1947 के शुरुआती महीनों में चीज़ें तेज़ी से बदल रही थी। अप्रैल मई में पिक्चर साफ हो गई। यह जानकर हमें बहुत बुरा लगा था कि सिंध पाकिस्तान में रहने वाला है। क्या उस समय भी आडवाणी आरएसएस के एक्टिव मेंबर थे? जवाब में वह कहते हैं कि हाँ, मैं 14 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गया था। क्या उस समय कराची में आरएसएस और मुस्लिम लीग के बीच कोई शत्रुता जैसा माहौल था? आडवाणी बताते हैं, नहीं, वहाँ मुस्लिम लीग मजबूत नहीं थी। शायद वहाँ जनता की राय ली जाती तो कराची के मुस्लिम भी बंटवारे के समर्थन में ना होते। बंटवारे को समर्थन ज़्यादातर पाकिस्तान के बाहर के इलाकों से ज़्यादा देखा गया था। सिंध, पंजाब, पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल, जहाँ से भी हिंदुओं का पलायन करना पड़ा, वे यहाँ आकर अच्छी तरह से बस गए। जबकि यूपी, बिहार से पाकिस्तान जाने वाले लोग आज भी मुहाजिर कहे जाते हैं, वे अच्छी तरह से बस नहीं पाए हैं।
क्या 1947 में आडवाणी को एक बार फिर लगा था कि उन्हें कराची में ही रहना चाहिए? भाजपा नेता ने इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं पीछे जाकर देखूं तो उस समय काफ़ी अनिश्चितता की स्थिति थी। हमारा फैसला वहीं रहने का था क्योंकि पंजाब से बिल्कुल अलग स्थितियां वहां थी। बंटवारे से पहले कोई दंगा नहीं हुआ था, बंटवारे के बाद भी स्थितियां उतनी खराब नहीं थी। हत्याएं शुरू हो गई, ट्रेनों और सड़कों पर खून बहने लगा। पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल में भारी हिंसा भड़की हुई थी, लेकिन कराची में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे में जब बंटवारा हो रहा था तो हमें लग रहा था कि हम क्यों जाएं, हम यहीं रहेंगे, ऐसी भावना मन में थी। ऐसा क्या हुआ कि कराची छोड़ने का फैसला लेना पड़ा? आडवाणी बताते हैं कि कराची में सितंबर में महीने में एक भीषण धमाके के बाद मेरी ही नहीं, वहां रहने वाली पूरी हिंदू आबादी का नजरिया बदल गया। आरोप आरएसएस के लोगों पर लगे। उसी समय दिल्ली में गांधी जी ने आरएसएस की एक मीटिंग को संबोधित किया था। आडवाणी ने बताया, मुझे 11 या 12 सितंबर 1947 को डॉन अखबार का अंक अच्छी तरह से याद है। एक तरफ आरएसएस रैली में गांधी को संबोधन का जिक्र था, जिसमें उन्होंने कश्मीर में काबलियों को भेजने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान इसी तरह का रवैया रखता है तो कौन जानता है कि भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए, और यह नहीं होना चाहिए। अखबार के दूसरे पन्ने पर पाकिस्तान में आरएसएस की साजिश का आरोप लगाते हुए बम धमाके की हेडलाइन छपी थी। आडवाणी ने उस दौर को याद करते हुए कहा था कि 19 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े होने के कारण वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए थे। आखिर में 12 सितंबर 1947 को उन्होंने कराची छोड़ दिया। वह अकेले थे और उन्होंने पहली बार प्लेन में सफ़र किया था। आरएसएस से जुड़ा होने के कारण लोगों ने सलाह दी थी कि अकेले ही अभी निकल जाइए। करीब 1 महीने के बाद परिवार ने कराची छोड़ा। सिंध से अक्टूबर में तेजी से पलायन शुरू हो चुका था। जनवरी 1948 आते आते वह भी दंगे भड़क गए। पाकिस्तान बनने के बाद आडवाणी करीब 1 महीने तक वहां रहे थे। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के दिन भी उन्हें कोई खुशी नहीं हुई थी। बंटवारे के डर से आहत स्कूल में कई बच्चे मिठाई भी नहीं खाए थे। वह बताते हैं कि हमें आज़ादी जैसी कोई फीलिंग आ ही नहीं रही थी। हालांकि भारत में आने के बाद आडवाणी का पूरा जो रुख है वो बीजेपी की तरफ रहा और जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान रहा। हालांकि देखा गया कि आडवाणी सीधे तौर पर राम मंदिर को दोबारा बनवाने के वक्त में भी जुड़े रहे। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, जिसमें आडवाणी का नाम भी सीधे तौर पर सामने आया था। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी में एक बड़ा रोल आडवाणी जी का है और सीधे तौर पर आडवाणी को बीजेपी में भले ही बड़ी जगह नहीं मिली हो, लेकिन बीजेपी में उनका एक बड़ा सम्मान देखा जाता है। वैसे दर्शकों को बता दें कि आडवाणी ये चाह रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने ये सोचा था कि शायद उन्हें आने वाले वक्त में देश का राष्ट्रपति ही बना दिया जाए या कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन ऐसा होता भी नजर नहीं आया और सीधे तौर पर उनकी तस्वीर ही बदलती नजर आई। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को ये दिखाया कि कैसा रहा था लाल कृष्ण आडवाणी का सफर और किस तरीके से मुश्किलों में लाल कृष्ण आडवाणी लगातार रहे। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान बना वो नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, देश का जो बंटवारा हो जाता है, देखने को मिला कि पाकिस्तान कभी आबाद नहीं रहा, खुश नहीं रहा। वहाँ पर जब से आज़ादी मिली है तब से पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बादी हो, कभी कंगाली की वजह से, कभी किसी तरीके से। तो सीधे तौर पर जो हालात लाल कृष्ण आडवाणी देखते हैं पाकिस्तान की, कराची की, उन यादों को देखकर वो कहीं ना कहीं सहम जाते हैं, भावुक हो पड़ते हैं। उनका ये कहना था कि वो जब आज़ाद
बंटवारा नहीं हुआ था या जब मुल्क का जो है दो हिस्से नहीं हुए थे, उससे पहले की तस्वीर बहुत अच्छी थी। लेकिन जिस तरीके से मुल्क का बंटवारा हो जाता और लगातार पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाते हैं, हालांकि जो उस वक्त जो अभी में जो है पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं वो भी यही सोचते हैं, यही उनकी तरफ से कि मुल्क का बंटवारा ना हुआ होता तो शायद आज वो भारत में होते। और ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में लगातार जिस तरीके से कंगाली हो या फिर अगर हम बात करें बेरोजगारी, महंगाई, हालात, अर्थव्यवस्था जिस तरीके से खराब है, वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या वाकई अगर मुल्क आज़ाद नहीं हुआ होता या बंटवारा नहीं होता तो क्या पाकिस्तान जो कि भारत का ही हिस्सा है, दो भाग हो गया, क्या वाकई पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं होती और वाकई पाकिस्तान जो है जो अगर हम बात कर रहे हैं जो अब जो उस वक्त पाकिस्तान बन गया, क्या उसका जो हिस्सा है वो भारत में ही रहता, तो क्या वाकई भारत का जो एक विस्तार है वो बड़ा रहता। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये भी जिक्र किया था कि किस तरीके से उस वक्त के माहौल को उन्होंने देखा था कि लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, किस तरीके से विभाजन के वक्त में लोग आज जा रहे थे इधर से उधर, और वो तस्वीर उन्होंने देखने के बाद सीधे तौर पर ये कहा कि ऐसा कभी भी किसी भी मुल्क के साथ नहीं होना चाहिए, इससे लोगों की जिंदगियां पूरी तरीके से तबाह हो जाती हैं। तो ये आज हमने अपने दर्शकों को बताया लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। ऐसे ही और जानकारियाँ अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।